होता है स्मॉल जी की वैल्यू 0 होती है, शून्य होती है। बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे, न्यूरॉन का कौन सा भाग संवेदी अंगों से सूचनाओं को रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त करता है? न्यूरॉन, दोस्तों न्यूरॉन सेल की बात कर रहा है। न्यूरॉन सेल का कौन सा भाग सेंसरी ऑर्गन से, आप जानते हैं हमारे पास कान, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, 5 संवेदी अंग है, 5 सेंसरी ऑर्गन है, 5 सेंसरी ऑर्गन है हमारे अंदर। जरा आप बताइए कि दोस्तों 5 संवेदी अंग होते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पर जो हमारी न्यूरॉन सेल होती है, जो हमारी न्यूरॉन सेल होती है, तो दोस्तों जो हमारी न्यूरॉन सेल होती है वह सेंसरी ऑर्गन से रासायनिक ऊर्जा में जो संदेश होता है उसको कैसे प्राप्त करती है, किसके माध्यम से? तो पहले आप समझिए यहां पर न्यूरॉन सेल के बारे में। दोस्तों यहां देखिए जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं फिगर, ये समझिए कि हमारी न्यूरॉन सेल होती है। ऐसे दोस्तों क्या होती है, ऐसे होती है न्यूरॉन सेल, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। यहां दोस्तों क्या होता है, यहां होता है साइटोन, यहां क्या होता है साइटोन, और यहां क्या निकला होता है, यहां पर डेंड्रॉन निकला होता है। इस प्रकार से दोस्तों, यहां इस प्रकार से डेंड्रॉन यहां से निकला होता है इस तरह दोस्तों, ऐसे यहां डेंड्रॉन निकला होता है। और देखिए यहां पर क्या होती है, सिनेप्टिक लोब होती है, सिनेप्टिक लोब, और दोस्तों यहां क्या होता है, सिनेप्स होता है। चलिए देखिए, और ये दोस्तों क्या सेल बॉडी है, बीच में दोस्तों क्या न्यूक्लियस है, यहां देखिए इसमें बीच में माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी दोस्तों साइटोप्लाज्म होता है। अब यहां देखिए इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ये दोस्तों डेंड्रॉन का भाग है, डेंड्रॉन का भाग है। दोस्तों ये क्या है, ये साइटोन है, ये साइटोन है, और ये क्या है, ये एक्सॉन है। दोस्तों क्या है, ये एक्सॉन है, और ये क्या है, इसमें बीच में माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी दोस्तों साइटोप्लाज्म होता है। अब यहां देखिए इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ये दोस्तों डेंड्रॉन का भाग है, डेंड्रॉन का भाग है। दोस्तों ये क्या है, ये साइटोन है, ये साइटोन है, और ये क्या है, ये एक्सॉन है। दोस्तों क्या है, ये एक्सॉन है, और ये क्या है, ये सिनेप्स है, ये सिनेप्स। इसमें बहुत सारे भाग और भी होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या है, हमारी तंत्रिका कोशिका है, हमारी तंत्रिका कोशिका है।
देखिए जितने भी संवेदी अंग होते हैं, जैसे हमारी त्वचा में अगर हमको कोई मच्छर काट रहा है दोस्तों, तो जो त्वचा हमारी महसूस करेगी ना, तो सभी संवेदी अंगों से जो डेंड्रान होता है, यह सूचना को रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त करता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेंड्रॉन। दोस्तों डेंड्रॉन ही वह भाग होता है जो सभी संवेदी अंगों से सूचनाओं को रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त करता है, और इसके बाद दोस्तों क्या करता है? डेंड्रान उन सूचनाओं को रासायनिक ऊर्जा के रूप में साइटोन में भेजता है। कहां भेजेगा? साइटोन में। साइटोन क्या करेगा? उन रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त हुई सूचनाओं को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा और कहां भेजेगा? एक्सान के पास। और दोस्तों एक्सान उन सूचनाओं को एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में भेज देगा। तो एक्सॉन क्या है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच संदेश वाहक हो गया दोस्तों। और बीच में क्या होता है? सिनेप्स। जैसे ही सूचनाएं एक्सॉन से कहां पहुंचेंगी? सिनेप्स में, वापस विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बन जाएंगी, और फिर बगल में यहीं पर एक और न्यूरॉन होगा, वह सूचनाओं को ग्रहण कर लेगा रासायनिक ऊर्जा के रूप में। दोस्तों सिनेप्स क्या करता है? दो न्यूरॉन को आपस में जोड़ता है। और एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन के विषय में कहेंगे कि यह दो न्यूरॉन के बीच संदेश वाहक है। साइटोन के बारे में क्या कहेंगे? दोस्तों ये सूचनाओं को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करके एक्सॉन को देता है। और डेंड्रॉन को क्या कहेंगे? कि सभी संवेदी अंगों से सूचनाओं को रासायनिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां दोस्तों क्या है? ए सही है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित विशेषताएं किस हार्मोन की हैं? निम्नलिखित विशेषताएं किस हार्मोन की हैं? प्रसव हार्मोन कहलाता है, गर्भपात का हार्मोन कहलाता है, लव हार्मोन कहलाता है, और दूध निकालने वाला हार्मोन कहलाता है। तो एड्रेनलिन, कार्टिसोल, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, दोस्तों किस किस हार्मोन की विशेषताएं हैं? जल्दी से बोलिए, किस हार्मोन की विशेषताएं हैं? आपके सामने दोस्तों समय कम है, तो आप सभी लोग ऑप्शन देखिए यहां पर और राइट आंसर दीजिए कि निम्नलिखित विशेषताएं किस हार्मोन की है? कि प्रसव हार्मोन है, गर्भपात का हार्मोन है, लव हार्मोन है, दूध निकालने वाला हार्मोन है। एड्रेनलिन हम जानते हैं, इसको हम कहते हैं 3F, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, जो हमारे अंदर डर के समय निकलता है, लड़ते समय निकलता है और दौड़ते समय निकलता है। 3F एड्रेनलिन कहते हैं इसको, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, है ना? डर के समय, लड़ते समय और दौड़ते समय स्पीड आपकी बढ़ जाती है ना लास्ट टाइम में, दोस्तों यही वो हार्मोन है। कार्टिसोल लाइफ सेविंग हार्मोन, दोस्तों लाइफ सेविंग हार्मोन, क्योंकि जब हम लोग अंग प्रत्यारोपण करते हैं, किसी और का अंग अपने अंदर लगाते हैं, वो यही हार्मोन है जो हमारी एंटीबॉडी को न्यूट्रल कर देता है ताकि अंग प्रत्यारोपण हो सके। दोस्तों लाइफ सेविंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन समझिए इसको आप, प्रोजेस्टेरॉन। दो ऑप्शन है, चलिए लव और उड़ो, बिल्कुल कविता जी सही है। चलिए अकबर जी जल्दी से आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा यहां पर? अकबर जी आंसर दीजिए, सही उत्तर यहां पर क्या हो सकता है? चलिए रचना जी सी आंसर बोल रहे हैं, वर्षा पटेल जी सी बोल रही है, रिंकी जी सी, 10 का सी। चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ऑक्सीटोसिन बिल्कुल सही आपका आंसर है। ऑक्सीटोसिन जो है दोस्तों ये कहां से निकलता है? ये निकलता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, और संचित कहां होता है? पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली में। कुछ लोग बताएंगे आपको कि ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, लेकिन नहीं, ये निकलता है हाइपोथैलेमस से और संचित रहता है पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली में। दोस्तों देखते हैं कैसे इसको हम कहते हैं प्रसव हार्मोन। दोस्तों ध्यान से देखिए, होता क्या है कि फीमेल के अंदर, दोस्तों क्या होता है? फीमेल के अंदर जब भ्रूण परिपक्व हो जाता है, तो दोस्तों हमारे जो फीमेल होती है, गर्भाशय जो उनकी होती है, गर्भाशय में क्या होती है? अरेखित पेशियां होती हैं। क्या होती है गर्भाशय में? अरेखित पेशियां होती हैं। तो गर्भाशय के अंदर अरेखित पेशियां होती हैं। ये ऐसा हार्मोन क्या करेगा दोस्तों? भ्रूण के परिपक्व होने के बाद इन अरेखित पेशियों को संकुचित करेगा। जब अरेखित पेशियां संकुचित होंगी, अर्थात जब ये सिकुड़ेंगी, तो दोस्तों क्या होगा? गर्भाशय भी दोस्तों सिकुड़ेगा। जब गर्भाशय सिकुड़ेगा तो प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, लेबर पेन उत्पन्न होता है, जिससे यह मालूम पड़ जाता है कि अब प्रसव होने वाला है। तो दोस्तों लेबर पेन उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन होता है? यही है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन है। अब इसको कहते हैं गर्भपात का हार्मोन। कभी कभी क्या होता है कि समय से पहले ही, कभी कभी क्या होता है कि समय से पहले ही ये हार्मोन क्या करेगा, यानी कि जो 290 दिनों का गर्भकाल होता है मानव के अंदर, कभी कभी ये हार्मोन समय के पहले ही गर्भाशय की अरेखित पेशियों को सिकोड़ देगा। जब गर्भाशय की अरेखित पेशियों को समय के पहले सिकोड़ देता है, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है? गर्भपात हो जाता है। ठीक, क्या होता है? गर्भपात हो जाता है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं गर्भपात का हार्मोन। लव हार्मोन, दोस्तों अब देखिए यही वो हार्मोन है जिसको हम लव हार्मोन कहते हैं। हम सभी के बीच जो अपनापन आता है अपने परिवार में, यानी भाई भाई से, माँ बाप से, दोस्तों आपका आपके पिता से, आपकी मम्मी से जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है दोस्तों, वही उसी को हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं दोस्तों लव हार्मोन। किसी को देखने के बाद आपके अंदर जो प्यार उमड़ता है, ठीक है ना दोस्तों, तो उसी को हम कहते हैं लव हार्मोन के कारण ही हुआ होता है। तो लव हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन है। यहां हम कहेंगे कि दोस्तों यही। अब क्या है? दूध निकालने वाला हार्मोन। आप जानते हैं कि दूध बनाने वाला हार्मोन क्या होता है? प्रोलैक्टिन होता है, लेकिन दूध को निकालने वाला हार्मोन दोस्तों क्या है? ऑक्सीटोसिन। दुग्ध ग्रंथियों से दूध को निकालने वाला हार्मोन दोस्तों ऑक्सीटोसिन होता है, और स्टिलबिस्ट्रॉल के नाम से आता है। और जो दूध लगाने वाले होते हैं गाय और भैंसों में, इस हार्मोन को लगा करके दूध आसानी से निकाल लेते हैं। कोई कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन है गर्भ जो है प्रसव हार्मोन, लेकिन ध्यान देना, इसको यहां जो लिखा गया प्रोजेस्टेरॉन, इसको हम कहते हैं कि यह गर्भ धारण कराने वाला हार्मोन है। गर्भ धारण कराने वाला हार्मोन कौन? ऑक्सीटोसिन होता है, और स्टिलबिस्ट्रॉल के नाम से। कभी कभी ये हार्मोन समय के पहले ही गर्भाशय की अरेखित पेशियों को सिकोड़ देगा। जब गर्भाशय की अरेखित पेशियों को समय के पहले सिकोड़ देता है, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है? गर्भपात हो जाता है।
ठीक, क्या होता है, गर्भपात हो जाता है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं गर्भपात का हार्मोन, लव हार्मोन। दोस्तों आप देखिए, यही वो हार्मोन है जिसको हम लव हार्मोन कहते हैं। हम सभी के बीच जो अपनापन आता है अपने परिवार में, यानी भाई भाई से, माँ बाप से, दोस्तों आपका आपके पिता से, आपकी मम्मी से जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है दोस्तों, वही उसी को हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं दोस्तों लव हार्मोन। किसी को देखने के बाद आपके अंदर जो प्यार उमड़ता है, ठीक है ना दोस्तों, तो उसी को हम कहते हैं लव हार्मोन के कारण ही हुआ होता है। तो लव हार्मोन क्या है, ऑक्सीटोसिन है। यहां हम कहेंगे कि दोस्तों यही। अब क्या है, दूध निकालने वाला हार्मोन। आप जानते हैं कि दूध बनाने वाला हार्मोन क्या होता है, प्रोलैक्टिन होता है, लेकिन दूध को निकालने वाला हार्मोन दोस्तों क्या है, ऑक्सीटोसिन। दुग्ध ग्रंथियों से दूध को निकालने वाला हार्मोन दोस्तों ऑक्सीटोसिन होता है, और स्टिलविस्ट्रॉल के नाम से आता है। और जो दूध लगाने वाले होते हैं गाय और भैंसों में, इस हार्मोन को लगा करके दूध आसानी से निकाल लेते हैं। कोई कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन है जो है प्रसव हार्मोन, लेकिन ध्यान देना, इसको यहां जो लिखा गया प्रोजेस्टेरॉन, इसको हम कहते हैं कि यह गर्भ धारण कराने वाला हार्मोन है। गर्भ धारण कराने वाला हार्मोन कौन दोस्तों होता है, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो गर्भ धारण कराने वाला हार्मोन है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, प्यार उमड़ना वही जो हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। चलिए, तो पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब देखिए यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और अपना अगला प्रश्न लेंगे यहां पर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फलों में से कौन से फल अनिषेक फल कहलाते हैं। दोस्तों अब आप कहेंगे कि अनिषेक फल क्या होते हैं, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं दोस्तों, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं अनिषेक फल। देखिए, यानी ऐसे फल जिनमें निषेचन के बिना ही फल बन जाता है। कितनी मजे की बात है कि ऐसे फल, बिल्कुल 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 बिल्कुल, अनुज जी है, अरुण जी, बिल्कुल दिक्कत होगी अगर, हाँ बिल्कुल संतोष जी, जो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो गर्भ धारण कराने वाला हार्मोन की है। निम्नलिखित पहले ही ये हार्मोन क्या करेगा, यानी कि जो 290 दिनों का गर्भकाल होता है मानव के अंदर, कभी कभी ये हार्मोन समय के पहले ही गर्भाशय की अरेखित पेशियों को सिकोड़ देगा। जब गर्भाशय की अरेखित पेशियों को समय के पहले सिकोड़ देता है, दोस्तों ऐसे में क्या होता है, गर्भपात हो जाता है। ठीक, क्या होता है, गर्भपात हो जाता है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं गर्भपात का हार्मोन, लव हार्मोन। दोस्तों आप देखिए, यही वो हार्मोन है जिसको हम लव हार्मोन कहते हैं। हम सभी के बीच जो अपनापन आता है अपने परिवार में, यानी भाई भाई से, माँ बाप से, दोस्तों आपका आपके पिता से, आपकी मम्मी से जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है दोस्तों, वही उसी को हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं दोस्तों लव हार्मोन। किसी को देखने के बाद आपके अंदर जो प्यार उमड़ता है, ठीक है ना दोस्तों, तो उसी को हम कहते हैं लव हार्मोन के कारण ही हुआ होता है। तो लव हार्मोन क्या है, ऑक्सीटोसिन है। यहां हम कहेंगे कि दोस्तों यही। अब क्या है, दूध निकालने वाला हार्मोन। आप जानते हैं कि दूध बनाने वाला हार्मोन क्या होता है, प्रोलैक्टिन होता है, लेकिन दूध का निकालने वाला हार्मोन दोस्तों क्या है, ऑक्सीटोसिन। दुग्ध ग्रंथियों से दूध को निकालने वाला हार्मोन दोस्तों ऑक्सीटोसिन होता है, और स्टिलविस्ट्रॉल के नाम से आता है। और जो दूध लगाने वाले होते हैं गाय और भैंसों में, इस हार्मोन को लगा करके दूध आसानी से निकाल लेते हैं। कोई कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन है गर्भ जो है प्रसव हार्मोन, लेकिन ध्यान देना, इसको यहां जो लिखा गया प्रोजेस्टेरॉन, इसको हम कहते हैं कि यह गर्भ धारण कराने वाला हार्मोन है। गर्भ धारण कराने वाला हार्मोन कौन दोस्तों होता है, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो गर्भ धारण कराने वाला हार्मोन है, ठीक है ना। चलिए, हाँ, प्यार उमड़ना वही जो हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। चलिए, तो पॉइंट समझ में आ रहा सभी को, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब देखिए यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और अपना अगला प्रश्न लेंगे यहां पर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित फलों में से कौन से फल अनिषेक फल कहलाते हैं। दोस्तों अब आप कहेंगे कि अनिषेक फल क्या होते हैं, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं दोस्तों, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं अनिषेक फल। देखिए, यानी ऐसे फल जिनमें निषेचन के बिना ही फल बन जाता है। कितनी मजे की बात है कि ऐसे फल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अनुज जी है, अरुण जी, बिल्कुल दिक्कत होगी अगर, हाँ बिल्कुल संतोष जी, जो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो गर्भ धारण कराने वाला हार्मोन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, यहां पूछ रहा है कि ऐसे फल जिनमें बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, पपीता, नारंगी, अनानास, इसमें सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, संघपोरी फेरा में आने वाले किस जंतु को वीनस के फूलों की डलिया कहते हैं। बहुत सुंदर आंसर दोस्तों, बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि वीनस की फूलों की डलिया। देखिए यहां पर वीनस की फूलों की डलिया, यूप्लेक्टेरा, स्पॉन्जिला, साइकान, यू स्पंजिया, यानी कि बात स्पंज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वीनस की फूलों की डलिया किसे बोलेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, यही वो जीव है जिसको शादी विवाह में उपहार में देते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, बुके भेंट करते हैं ना किसी को, तो वहां दोस्तों वो वीनस में, इटली में, कई देशों में यहां इसको उपहार के रूप में देते हैं। तो वीनस की फूलों की डलिया किसको हम बोलते हैं। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं यहां पर, तरालिका का, प्रीति का। चलिए सभी के उत्तर आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल दोस्तों, यहां पर एक को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही आंसर है यूप्लेक्टेरा। दोस्तों एक ऐसा जीव है जिसको हम सेसाइल एनिमल कहते हैं। तो ये सेसाइल एनिमल है, स्थानबद्ध जीव होता है, एक ही स्थान पर रहकर के मूवमेंट करता है ऐसे, तो स्थानबद्ध है यूप्लेक्टेरा, इसको आप जानते रहिएगा। और दोस्तों ध्यान देना, स्पंज में आता है, कोई कह रहा है यू स्पंजिया, दोस्तों ध्यान देना, ये बात स्पंज है। इस स्पंज के कंकाल को, इस स्पंज के कंकाल को बाद नहाने में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम बात स्पंज कहते हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए यूप्लेक्टेरा। संघ आर्थ्रोपोडा में आने वाले जंतु,
संघ आर्थ्रोपोडा में आने वाले जंतुओं में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? रेनेट सेल्स, मैल्पीजियन नलिकाएं और क्लोरेगोगन सेल या फ्लैम सेल? ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आप सभी लोग उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन और भी शानदार है। संघ आर्थ्रोपोडा में आने वाले जंतुओं में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? रेनेट सेल, मैल्पीजियन नलिकाएं, क्लोरेगोगन सेल या दोस्तों फ्लैम सेल। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा यहां पर जो दिया हुआ रेनेट सेल, दोस्तों जो एसके हेलमिंथीज होते हैं, एसके हेलमिंथीज, तो एसके हेलमिंथीज में दोस्तों क्या होता है? वो होता है रेनेट सेल होती है। क्लोरेगोगन सेल, दोस्तों क्लोरेगोगन सेल किसमें हो जाती है? ये होती है केचुआ में। केचुआ में उत्सर्जन के लिए क्या होता है? क्लोरेगोगन कोशिकाएं होती हैं। दोस्तों हम बात करें फ्लैम सेल की, तो हम जानते हैं कि प्लेटी हेलमिंथीज में उत्सर्जन के लिए अंग कौन सा होता है? ये होती है फ्लैम सेल। अब आप बताइए सही आंसर क्या होगा? तो बी आंसर सही होगा, मैल्पीजियन नलिकाएं होती हैं। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर उत्सर्जन के लिए। उत्सर्जन का मतलब ये होता है शरीर में बनने वाले सभी विषैले और जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर करना, शरीर से बाहर भगा देना, ही दोस्तों क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और अभी देखिए यहां पर कॉक्सल, आप जानते हैं दोस्तों कॉक्सल ग्लैंड होती है प्रॉन में। प्रॉन मतलब झींगा, झींगे में कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया हो पाती है। चलिए, और एक बात दोस्तों और, केबल ऑर्गन होता है किसमें होता है? मोलस्का में। चलिए एक क्वेश्चन और शानदार और बिल्कुल आपको फंसाने वाला क्वेश्चन जरा पढ़िए आप सभी लोग कि सर्दी के मौसम में दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने बहुत पतली शर्ट पहनी है, एक व्यक्ति ने बहुत पतली शर्ट पहनी है और एक व्यक्ति ने बहुत मोटी शर्ट पहनी है, तो इन दोनों में से सबसे अधिक ठंड किसको लगेगी? पतली शर्ट वाले को या मोटी शर्ट वाले को? चलिए अब जरा आंसर दीजिए। चलिए अब जरा आंसर दीजिए सभी लोग, देखते हैं किसको सही आंसर आता है। सर्दी के मौसम में दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने बहुत पतली शर्ट पहनी है और एक व्यक्ति ने बहुत मोटी शर्ट पहनी है, तो इन दोनों में से सबसे अधिक ठंड किसको लगेगी? पतली शर्ट वाले को, मोटी शर्ट वाले को, दोनों को या दोनों में से किसी को नहीं। बस एक बात का ध्यान रखो, एक बात का यहां पर आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे, ठंडे होने की दर, ठंडे होने की दर ये अनुक्रमानुपाती होती है तापांतर के। किसके? तापांतर के। अब इसको इतना बड़ा दोस्तों मैंने आपको क्लू दे दिया है, ठंडे होने की दर अनुक्रमानुपाती होती है तापांतर के। चलिए अब जरा बताइए, जरा सोचिए दोस्तों, मान लीजिए अभी ठंडी का मौसम है और तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। एक व्यक्ति ऐसा है जिसने क्या किया है? बहुत पतली शर्ट पहनी है, तो दोस्तों आप जानते हैं बॉडी का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ये आप जानते हैं। इसने क्या किया है? बहुत पतली शर्ट पहनी है। तो दोस्तों एक व्यक्ति और है जिसने बहुत मोटी शर्ट पहनी है ना? और सपोज करिए कि इसकी बॉडी का तापमान कितना? 37 डिग्री सेल्सियस ही है। जिसने जिसने क्या पहन लिया दोस्तों? जिसने पहन लिया है बहुत मोटा स्वेटर, कपड़े, और उसका तापमान बढ़ गया ना, उसको गर्मी लगी ना, तो उसके पास क्या हुआ? जब गर्मी लगी तो उसका तापमान दोस्तों कितना हुआ? गर्माहट से बढ़ गया। इसके शरीर का तापमान तो 37 ही है, लेकिन ध्यान देना यहां जो कपड़ा इसने पहना है उस कपड़े के कारण दोस्तों इसमें गर्मी क्या ज्यादा है, और जहां अधिक गर्मी होगी ये ठंडी क्या सोचेगी कि भाई इसके पास अधिक गर्मी है। ठीक है दोस्तों, जो मोटा कपड़ा पहनेगा उसके अंदर अधिक गर्मी रहेगी, तो ठंडी क्या करेगी? उसकी गर्मी को अधिक मात्रा में खींचेगी। जब उसकी गर्मी को अधिक मात्रा में खींचेगी, जो मोटा कपड़ा पहना रहेगा उसको ठंड ज्यादा लगेगी, है ना? स्वेटर नहीं बोला था मैंने। चलिए यहां पर मैंने स्वेटर नहीं बोला हुआ है, चलिए मोटा मोटी शर्ट बोल दिया, समझो उसका मतलब वही है। तो ठंडे होने की दर अनुक्रमानुपाती तापांतर के, यानी जितना तापमान में अंतर बढ़ेगा, जितना तापमान में अंतर बढ़ेगा उतना ही व्यक्ति बहुत जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ठंडी लगेगी। तो बताओ तापांतर कौन बढ़ा रहा है? जो मोटा कपड़ा पहना है, इसके अंदर अधिक गर्मी है, और अधिक जब गर्मी होगी तो तापांतर अधिक होगा। जब तापांतर अधिक हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? उस व्यक्ति को बहुत जल्दी ठंडी लगेगी। इसको हम कहते हैं न्यूटन का शीतलन का नियम। तो न्यूटन के शीतलन का नियम दोस्तों यही कहता है कि ठंडे होने की दर तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए बस इस पॉइंट को देखना। देखो जब आप स्वेटर पहन लेते हैं ना, जब आप स्वेटर पहन लेंगे, जो स्वेटर पहनेंगे तो स्वेटर में रेसे होते हैं। वे रेसे क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आप जानते हैं दोस्तों जो रेसे होते हैं वो क्या करते हैं? उन रेसों के बीच हवा घुस जाती है। जब आप 2-3 कपड़े पहनते हैं ना, तो कपड़ों के बीच क्या होती है? हवा घुस जाती है, और हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। तो वो हवा क्या करेगी? ना तो बाहर की ठंडी को अंदर आने देगी, और ना दोस्तों अंदर की गर्मी को बाहर जाने देगी, है ना? चलिए दिमाग को घुमाने वाला, अच्छा परेशान करने वाला, बिल्कुल देखिए जब समझिए, जब हम कपड़े पहनते हैं, जैसे हमने स्वेटर पहन लिया है दोस्तों, क्या होता है उसमें जो रेसे होते हैं ना, उन रेसों के बीच हवा घुस जाती है। जो हवा होती है ऊष्मा की कुचालक होती है, तो वह जो हवा होगी ना तो बाहर की ठंडी को अंदर आने देगी, ना अंदर की गर्मी को बाहर जाने देगी। तो स्वेटर पहनने के बाद हमको आराम मिलता है। अब ये मत कह पहनना कि कपड़े ही नहीं पहनेंगे, है ना, ऐसा मत बोलना। चलो तो यहां बस इस चीज को ध्यान देना कि ठंडे होने की दर अनुक्रमानुपाती है तापांतर की। जितना तापांतर बढ़ेगा उतना व्यक्ति अधिक ठंडा होगा, जितना तापांतर बढ़ेगा उतना व्यक्ति ठंडा होगा। ठीक है ना? चलिए आगे, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से या उपयुक्त में से
ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन और आर्गन। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह कौन सी गैस है जिसको मिला करके अस्पताल में रोगियों को श्वसन व्याधि में देते हैं? तो हीलियम है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है कि आर्गन है? तो यहां अगर आप देखेंगे तो जो हीलियम दोस्तों होती है, इसी को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन में मिलाते हैं और इसे किसको देते हैं? श्वसन रोगियों को कृत्रिम ऑक्सीजन के रूप में। दोस्तों याद देखिए, जो गोताखोर होते हैं वह भी इनका ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? यहां देखिए सही उत्तर क्या होगा? हीलियम होगा। दोस्तों हीलियम यहां पर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। बाकी क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, आर्गन है, इनका प्रयोग नहीं होता है। मीथेन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके दोस्तों क्या बनाएगी? ठीक है ना? करके क्या बनाती है? चलिए आंसर दीजिए कि मीथेन गैस है दोस्तों। क्या है? मीथेन गैस है। और यह मीथेन गैस क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? क्लोरोफॉर्म बनाएगी कि अल्कोहल बनाएगी कि ब्यूटेनॉल बनाएगी कि एसिटिक एसिड बनाएगी? दोस्तों चलिए इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग। CHCl3। चलिए आंसर भी आने शुरू हो चुके हैं, सबके अपने अपने आंसर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों हम जानते हैं बिल्कुल सही है। यहां देखिए क्लोरोफॉर्म बिल्कुल सही है दोस्तों। हम जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना? ये एक प्रकार का निश्चेतक है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं एनेस्थेटिक सब्सटेंस या एनेस्थेसिया में इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग होता है दोस्तों, वह व्यक्ति को बेहोश करने के लिए होता है। जब व्यक्ति की सर्जरी होती है तो सर्जरी के समय व्यक्ति को बेहोश करने के लिए एनेस्थेटिक सब्सटेंस के रूप में उसे क्या देते हैं? क्लोरोफॉर्म देते हैं। तो CHCl3 यानी जब मीथेन गैस क्या करेगी? जब मीथेन गैस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करती है दोस्तों, क्या बन जाता है? CHCl3 बन जाता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लियर? चलिए बिल्कुल BMS ठाकुर जी, ये एक प्रकार का एनेस्थेटिक है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नारियल और तार का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं क्योंकि इनके उपयोग से उत्पन्न होता है। देखिए नारियल और तार का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं क्योंकि इनके उपयोग से उत्पन्न होता है तंत्रिका रोग, श्वसन रोग, हृदय रोग और त्वचा रोग। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर आप दीजिए। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? कार्डियक डिजीज। दोस्तों हम जानते हैं कि तार के तेल में, शुद्ध घी में, नारियल के तेल में, चर्बी में, दोस्तों वनस्पति घी में, इन सभी में संतृप्त वसाएं यानी कि सैचुरेटेड फैट पाई जाती है। और संतृप्त वसा हमारे के उपभोग करने से हमारी बॉडी के अंदर LDL बढ़ता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्रांस फैट है। तो LDL जब बढ़ता है, ये जाकर के हमारी ब्लड वेसल्स में, हमारी धमनियों और सिराओं में ब्लॉक उत्पन्न करता है, जम जाता है। और यही LDL जब इकट्ठा होता है हमारी सिराओं और धमनियों में, तो हमें हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, अन्य हृदय संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों यहां पर क्या कहेंगे? यहां पर कहेंगे कार्डियक डिजीज। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए हम लोग असंतृप्त वसा का सेवन करें, तो असंतृप्त वसा के सेवन करने से दोस्तों क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर लाभदायक कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये HDL LDL को सिराओं और धमनियों के अंदर से काट छांट करके बाहर कर देता है, जिससे हमें कोई समस्या नहीं होती है। चलिए अकबर जी, मेला आवश्यक नहीं है, आवश्यक आप लोग हैं। अगर आप लोग रहेंगे तो मेला फिर देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए गॉबलेट कोशिकाएं, गॉबलेट सेल जो हमारे आमाशय की दीवारों में होती है, उनका विशेष कार्य क्या है? यह वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं, या भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं, या म्यूकस तथा श्लेष्मा उत्पन्न करती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गॉबलेट सेल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, गॉबलेट सेल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। यहां आप बताइए दोस्तों इसका कार्य क्या होता है? क्या यह वे कोशिकाएं हैं जो सेल डिवीजन करती हैं, या भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं, या म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो गॉबलेट सेल हमारी आमाशय की दीवारों में होती है दोस्तों, जाहिर सी बात है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन में होती है, म्यूकस झिल्ली में होती है, और वही म्यूकस झिल्ली में रह करके म्यूकस का स्राव करती है, म्यूकस नामक पदार्थ का स्राव करती है। क्लियर? देखिए दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर सही होगा सी वाला। और म्यूकस ऐसा पदार्थ है जो समझिए कि एंटीसेप्टिक का कार्य करता है, यानी भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। दोस्तों यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा। जिसने बी लगाया हुआ है उसका बिल्कुल सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 18 अब क्वेश्चन दोस्तों क्या है? क्वेश्चन है 19वां। HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की है? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, केरल और महाराष्ट्र। इसका बहुत शानदार आंसर है, जल्दी से आप लोग बोलिए सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर सही उत्तर क्या होगा? HIV पॉजिटिव उम्मीदवारों के लिए भारत के किस राज्य ने पहली बार सरकारी नौकरी आरक्षित की है? चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश, मिजोरम, केरल, महाराष्ट्र। क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो सबके आंसर भी आ रहे हैं दोस्तों। यहां पर क्या है? केरल। दोस्तों जी हां, केरल ऐसा राज्य है जिसने एड्स बीमारी से पीड़ित मरीजों का उत्साह बढ़ाने के लिए और भेदभाव खत्म करने के लिए, उनको समाज में एक अच्छा सम्मान दिलाने के लिए, उनके लिए कुछ विशेष पदों का आरक्षण दिया हुआ है सरकारी नौकरी में। तो सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि केरल राज्य सही होगा। आगे देखिए
किस प्रकाश के संपर्क में आने से उम्र बढ़ने में तेजी आती है? लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको परेशान करेगा, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको परेशान करेगा कि किस प्रकाश के संपर्क में आने से उम्र बढ़ने में तेजी आ सकती है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको परेशान करेगा। चलिए देखिए, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, हरा प्रकाश और पीला प्रकाश। जल्दी बोलिए, किस प्रकाश में जाने पर बहुत तेजी से आप बूढ़े हो जाएंगे? किस प्रकाश में जाने पर आप बूढ़े हो जाएंगे? अभी दोस्तों देखिए बहुत शानदार आंसर इसका आएगा। देखिए ओरेगन यूनिवर्सिटी है, आप जानते हैं ये यूएसए में पड़ती है। यूएसए में ओरेगन यूनिवर्सिटी के कुछ शोध छात्रों ने यह शोध किया और जानकारी इकट्ठा की कि जो 7 रंग होते हैं विबग्योर में, दोस्तों जो विबग्योर में जो अदृश्य प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों में कुछ रंग ऐसे हैं जिनमें जाने पर व्यक्ति बहुत तेजी से बूढ़ा होता है। जरा सोच के बताइए, हो सकता है पहली बार सुना होगा आप सभी ने क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार है। चलिए, लाल प्रकाश तो बिल्कुल नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो दोस्तों बिल्कुल नहीं है। लाल प्रकाश आपकी उम्र बढ़ाता है, लाल प्रकाश क्या करेगा? आपकी उम्र को बढ़ाएगा, ठीक है ना? तो लाल प्रकाश बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे चूज करिए। यहां पर हरा प्रकाश, तो बिल्कुल लाल रंग बिल्कुल नहीं दोस्तों, रेड एंड येलो बिल्कुल नहीं। चलिए यहां देखिए नीला होगा दोस्तों, क्या होगा? नीला। यहां नीला प्रकाश ऐसा प्रकाश है जिसकी वेवलेंथ दोस्तों क्या होती है? कम होती है, ये हम जानते हैं, लेकिन परसेंट में, प्रतिशत में नीला सबसे अधिक है। नीला प्रकाश वह प्रकाश है जिसकी उपस्थिति में, जिसके संपर्क में आने से व्यक्ति बहुत तेजी से बूढ़ा होने लगता है, उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। जैसे आपने सुना होगा साइमन डिजीज के बारे में। साइमन रोग ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति की उम्र क्या होती है? वह रहेगा तो 30 साल का ही, लेकिन लगेगा वहां पर 40 साल का। तो वैसे ही नीले प्रकाश के संपर्क में आने से आपकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। यह शोध किया है ओरेगन यूनिवर्सिटी यूएसए के शोध छात्रों ने। तो अब जो है नाइट बल्ब जो लगाते हैं आप लोग, नीला वाला वो लगा करके मत सोइएगा, है ना? तो आज के बाद नाइट बल्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए नीरज जी कह रहे हैं शादी में नहीं लगवाना है नीला। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। श्वसन दिन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों विचार कीजिए कि पौधों में दिया हुआ है कि पौधों में, यहां पर कहेंगे हम पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। तो यहां पर क्या करना है? प्रश्नों पर विचार कीजिए। क्लियर? और क्वेश्चन क्या है? श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन के समय होता है, या ए और बी दोनों बताइए क्या है? इसमें राइट क्या है? पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों में होता है और पौधों में फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के समय होता है। चलिए यहां पर सी, जी हाँ बिल्कुल, आप देखिए यहां पर सी होगा, क्योंकि देखिए जो पौधे हैं वो भी हमारी तरह दिन और रात श्वसन क्रिया करते हैं और पौधे भी अपनी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। लेकिन दोस्तों दिन में क्या होता है? पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिसमें वो सब लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यहां आपका सी सही होगा। आगे, कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? इसमें ऐसी कौन सी तंत्रिका है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है? जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है? तिवारी जी कह रहे हैं सर आप महाज्ञानी हैं। अच्छा चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकलती है? क्रेनियल, स्पाइनल, थोरेटिक, सैक्रल। चलिए दोस्तों सही से आंसर दीजिए, सही क्या होगा इसमें? दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा अनुबंधी तंत्रिका तंत्र होता है, जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो प्रकार का होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक क्रेनियल नर्व होती है जो हमारी चेहरे की संवेदनाओं को कंट्रोल करती है। क्रेनियल नर्व दोस्तों कितनी होती है? 12 होती है, कुल 12 पेयर में होती है, 12 जोड़ी होती है। ये हमारे चेहरे की सभी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क के आदेश को चेहरे तक, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैंने आपको ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे, तो ये मैसेज कैसे गया ब्रेन तक? ये गया क्रेनियल नर्व से दोस्तों। आप देख करके हंस रहे हैं, है ना? मन ही मन बोल रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं सारी संवेदनाएं क्रेनियल नर्व के थ्रू कहां पहुंच रही हैं? आपके ब्रेन में पहुंच रही हैं, और वहां दोस्तों क्या होता है? फिर आदेश भी आता है। चलिए जी हाँ अकबर जी बिल्कुल धन्यवाद। राम समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या होगा? क्रेनियल, ए सही होगा। और हाँ दोस्तों ये होता है स्पाइनल नर्व। दोस्तों ये क्या करती हैं? ये ऐसी तंत्रिकाएं होती हैं जो हमारे हाथ और पैरों की संवेदनाओं को ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन की संवेदनाओं को हमारे हाथ पैर तक लाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्रेनियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दिया हुआ है कि ग्रंथियों के बारे में कुछ विकल्प दिए गए हैं, जरा देख लीजिए आप लोग। पिट्यूटरी दिया हुआ है कि पिट्यूटरी ग्रंथि विकास हार्मोन को स्रावित करती है। थाइमस ग्रंथि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में हेल्प करती है। यानी कि टेस्टिस नर गुणों के विकास को नियंत्रित करने में मदद करता है। दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों पहला क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हम जानते हैं जो पीयूष ग्रंथि होती है उस वहां से निकलता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। दोस्तों ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर में वृद्धि और विकास करवाता है, तो जाहिर सी बात है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में विकास करवाने में हेल्प करेगी। दोस्तों पहला बिल्कुल सही है। और थाइमस ग्लैंड, दोस्तों थाइमस ग्रंथि को हम बुढ़ापे की डोर कहते हैं, क्योंकि बूढ़े लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और उनमें थाइमस ग्रंथि बिल्कुल रस्सी पतली धागे के समान होती है। थाइमस ग्रंथि को बुढ़ापे की डोर कहते हैं। और दोस्तों थाइमस ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम को डेवलप करने वाले लिम्फोसाइट को बनाती है। और लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र कौन है? दोस्तों यहां पर कहेंगे
थाइमस ग्लैंड है, तो लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र, और लिम्फोसाइट सबसे इंपॉर्टेंट है जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। यहाँ दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आप सभी का, ये भी सही होगा। और टेस्टिस यानी वृषण नर गुणों में, मेल हार्मोन है ना दोस्तों, नर गुणों में विकास को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। यहाँ पर डी सही है, तो सभी सही है, सभी सही है। चलिए यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए दिया है कि प्रत्येक गुर्दा बड़ी मात्रा में उत्सर्जन इकाइयों से बना होता है, जिसे कहा जाता है दोस्तों, जो हमारी किडनी होती है ये कैसी होती है, काजू या सेम या बीन्स के दाने के समान होती है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रत्येक गुर्दा, प्रत्येक किडनी बड़ी मात्रा में विशेष इकाइयों से मिलकर के बनी होती है, उन उत्सर्जन इकाइयों को हम क्या कहते हैं, जरा यहां पर आप सभी लोग आंसर दीजिए। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस या बोमन कैप्सूल या नेफ्रॉन या ब्लड कैपिलरी। दोस्तों यहां पर आंसर दीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों हम जानते हैं, देखिए ये होता है नेफ्रॉन। दोस्तों इस तरह क्या होता है, इस तरह होता है नेफ्रॉन। दोस्तों नेफ्रॉन हमारी एक किडनी में लगभग 10 से 15 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और दोनों किडनियों में लगभग 25 से 30 लाख नेफ्रॉन होते हैं। दोस्तों तो नेफ्रॉन होंगे, उनका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, देखिए ऐसे। दोस्तों ऐसे नेफ्रॉन बनता है, इसको हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। दोस्तों क्या बोलते हैं, बोमन कैप्सूल बोलते हैं, और अंदर वाले भाग को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल से क्या बनता है, नेफ्रॉन बनता है, और नेफ्रॉन को हम गुर्दे की इकाई कहते हैं। तो सही आंसर आपका क्या होगा, सी वाला होगा। चलिए तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज का आखिरी और शानदार प्रश्न, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। और बल्कि अभी ये आखिरी नहीं है, अभी जो है यहाँ पर 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, यानी कि सूर्य का क्षितिज पर जब सूर्य रहता है तो सूर्य हमें उदय होने के पहले ही दिख जाता है। और दोस्तों सेकंड देखिए कि सूर्य का सूर्योदय के समय लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, और सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊपर दिखाई देना। तो यहां बताइए कि यहां पर कौन सा भिन्न है, वायुमंडलीय यानी प्रकाश के अपवर्तन का परिणाम नहीं है, प्रकाश के अपवर्तन का परिणाम नहीं है। भाई जाहिर सी बात है, सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये कहां है दोस्तों, ये तो प्रकाश के प्रकीर्णन की बात है, प्रकाश के प्रकीर्णन की बात है। यहां पर बी विकल्प है, और बाकी सभी क्या है, सभी प्रकाश के अपवर्तन की परिघटनाएं हैं। बाकी सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है, क्योंकि सूर्यास्त के समय सूर्य बहुत दूर होता है और वहां से केवल लाल प्रकाश ही हम तक पहुंचता है, लाल प्रकाश नहीं बिखरता दोस्तों। इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर बी वाला सही होगा, जिसने यहां पर बी लगाया है उसका करेक्ट आंसर है। आगे दोस्तों डीएनए और आरएनए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए दोस्तों यहां पर दिया हुआ ट्रांसक्रिप्शन, इसका मतलब डीएनए से आरएनए का बनना, ये क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से उल्टा डीएनए का बन जाना, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दोस्तों यहां देखिए आरएनए से प्रोटीन का बनना ये कहलाता है ट्रांसलेशन, और डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का बनना दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ए विकल्प सही है। चलिए शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, यानी कि शरीर की कैलोरी की आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यकता है। बताइए शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षति पूर्ति के लिए, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। इसका मतलब यह है, पूछ रहा है दोस्तों कि हमें गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों के मौसम में अधिक कैलोरी चाहिए, क्यों, क्योंकि शरीर में वसा बनानी होती है, या गिरते बालों को कम करना होता है, या बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखना होता है, या प्रोटीन को भंग करना होता है। चलिए देखते हैं, सी आंसर बिल्कुल सब लोग बोल रहे हैं, अंकिता जी, अर्चना जी, बीएमएस जी, चलिए सब लोग सी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। यहाँ पर जो सी है बिल्कुल सही है। तापमान जब गिरता ठंडियों में तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए निम्नलिखित प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में से सबसे अधिक शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता किसमें होती है। प्राथमिक उत्पादकता का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सबसे अधिक स्वपोषी, यानी कि सबसे अधिक पेड़ पौधों का होना। तो दोस्तों किस वन में, किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अगर इस प्रश्न पर हम विचार करें तो दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं। देखिए आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दिया हुआ है, शांत पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन। चलिए इसमें सही आंसर क्या होगा, तो जल्दी से आप सभी लोग सही आंसर दीजिए। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर दिए, यहां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शांत पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन। चलिए
देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि यहां पर देखिए, यहां पर ये तो बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हम जानते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है वो विषुवत रेखा के आसपास पड़ता है, और जो सूर्य है वो विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण विषुवत रेखा के आसपास जो तापमान होता है दोस्तों, तापमान बहुत अधिक होता है, और अधिक तापमान के होने के कारण, अधिक तापमान के होने के कारण विषुवत रेखा के आसपास बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, क्योंकि जल का वाष्पन अधिक होगा दोस्तों। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण वहां का तापमान ज्यादा होता है, और तापमान अधिक होने के कारण वहां पर वाष्पन, जल का वाष्पन ज्यादा होगा। जब जल का वाष्पन अधिक होगा दोस्तों, उसी विषुवत रेखीय क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। जब सबसे अधिक वर्षा होगी तो दोस्तों कहेंगे कि सबसे अधिक पेड़ पौधे भी होंगे। तो यहां जो प्रश्न का आंसर रहेगा दोस्तों, वो क्या करेगा, वो हो जाएगा आपका ए वाला, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कुछ लोग कह रहे हैं वर्षा वन, लेकिन ध्यान देना, वर्षा वन की अपेक्षा पर्णपाती जो वन होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय एरिया में होते हैं, यहां पर प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है, और इसीलिए दोस्तों, इसीलिए क्या होता है, यहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। तो वर्षा वनों की तुलना में पर्णपाती वन कहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ेंगे। यहां पर ऐसी कौन सी पेशियां होती हैं जिनमें कभी दर्द नहीं होता, ऐसी कौन सी पेशियां होती हैं जिनमें कभी दर्द नहीं होता, जरा बताइए। ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, हृदय पेशी, या इनमें से सभी। चलिए दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिए, ऐसी कौन सी पेशियां हैं जिनमें कभी दर्द नहीं होता, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी, हृदय पेशी, या सभी। आप जानते हैं जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं वो हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करती हैं, क्योंकि ये पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, और साथ ही साथ दोस्तों किससे, ब्रेन से कनेक्ट में रहती हैं। तो ये ऐच्छिक पेशियां है, दोस्तों जाहिर सी बात है इनमें दर्द होता है। अनैच्छिक पेशियां ये हमारे ब्रेन के कनेक्ट में नहीं होती दोस्तों, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। हृदय पेशियां इन दोनों के बीच में होती है दोस्तों। यहां हम क्या बोलेंगे, यहां जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं ये हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं होती, और ये हमारे ब्रेन के कनेक्ट में भी नहीं होती। इन पेशियों में आप देखिए हमारा आहार नाल, गर्भाशय दोस्तों, मूत्राशय, ये सब क्या आएगा, इसी में आएगा, और कभी इनमें दर्द नहीं होता। चलिए तो आज का आखिरी प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया, एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए, उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति में एक का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त A पॉजिटिव और दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। तो आप बताइए, गोद लिए पुत्र का रक्त वर्ग क्या होगा, O पॉजिटिव या A पॉजिटिव या B पॉजिटिव। तो सबसे पहले आप यहां पर जानिए कि यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर यह है कि दंपत्तियों में से एक का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है दोस्तों। एक का क्या है, AB है, दूसरे का उसका O नेगेटिव है। तो एक का AB पॉजिटिव है दोस्तों, एक का क्या है, O नेगेटिव है। तो यहां हम कहेंगे, यहां देखिए O और O दोस्तों, यहां पर A और B। तो पहली बार क्या करना हमें दोस्तों, पहली बार मिलाएंगे यहां पर A और O को, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, A बन जाएगा, A पॉजिटिव बन जाएगा। फिर मिलाएंगे इस A को इस O से दोस्तों, फिर क्या बन जाएगा, A पॉजिटिव बन जाएगा। फिर मिलाएंगे इस B को O से दोस्तों, क्या बन जाएगा B पॉजिटिव। और फिर मिलाएंगे इस B को O से दोस्तों, क्या बन जाएगा, B पॉजिटिव। यानी उनसे पैदा होने वाले संतानों में ब्लड ग्रुप क्या होगा, या तो A होगा और या तो B होगा। यानी इन दोनों दंपत्तियों से जो बच्चे पैदा होंगे, इन दंपत्ति से, इस महिला और पुरुष से जो बच्चे पैदा होंगे वो केवल A होंगे या केवल B होंगे दोस्तों, A और B होंगे। तो भैया उनका जो बच्चा है वो A और B होगा। जाहिर सी बात है जो गोद लिया बच्चा क्या हो जाएगा, O पॉजिटिव होगा। तो गोद लिया बच्चा क्या होगा, O पॉजिटिव होगा दोस्तों, क्योंकि इनके द्वारा पैदा हुए बच्चे में या तो A ब्लड ग्रुप या तो B ब्लड ग्रुप। जाहिर सी बात है इसमें क्या हो जाएगा भाई, तो इसमें आपका O पॉजिटिव सही उत्तर आएगा। दोस्तों आज की जो श्रृंखला थी यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और मैं आपसे फिर से कहूंगा एक बार और दोस्तों, यहाँ पर संस्थान के माध्यम से जूनियर का जो निश्चय बैच चल रहा है, निश्चय बैच जुड़ने के लिए आप हमें जूनियर एंट्री जूनियर लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज बस इतना ही करेंगे, और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक प्रश्नों की नई श्रृंखला।